नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश स्टूडियो में। आज हम देखेंगे जो दृष्टि आई आती है, उसी का अपडेट वर्जन है घटना चक्र का, समसामयिक का, जुलाई से अगस्त तक का। तो चूंकि जुलाई तक की ही अपडेट जो अभी तक आई थी, ईयरली जो आती है, तो उससे आगे का जो अपडेट जुलाई से अगस्त तक का इसमें न्यूज को कवर किया गया है। तो ये खास करके जो 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए सब महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, पहले वीडियो में हम सूक्ष्म दृष्टि जो वन लाइनर दिया रहता है उसको देखेंगे। इसके बाद में हम थोड़ा डिटेल्स में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रारंभ करते हैं। तो पहला न्यूज है, बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी है? तो बिहार युवा आयोग। फिर ये बिहार जो युवा आयोग है, इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य होगा युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए। तो ये खास करके बिहार टीसीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिहार सरकार ने जो सरकारी नौकरी में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत जो है क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है? तो याद रखना 35%। इंपॉर्टेंट होगा ये, क्योंकि पूछा जा सकता है। फिर अत्याधुनिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखना CSIR जो IGIB है दिल्ली में, वहां पे उद्घाटन हुआ है अत्याधुनिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायोबैंक का। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खेलो भारत नीति को कब मंजूरी दी गई है? तो याद रखना, खेलो भारत नीति को मंजूरी 1 जुलाई 2025 को दी गई है। फिर इसके बाद में है, खेलो भारतीय नीति का किसका स्थान लेगी? तो ये राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी, याद रखना। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान विकास और अन्वेषण योजना कब मंजूरी दी गई है? तो याद रखना, ये भी 1 जुलाई को 2025 को ही दी गई है। इस योजना को कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो याद रखना, 1 लाख करोड़ रुपए राशि मंजूरी दी गई है। इसके बाद है, रोजगार लिंग प्रोत्साहन योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो ये भी 1 जुलाई 2025 को। तो 1 जुलाई को 3 योजनाएं हो गई। एक राष्ट्रीय खेल नीति 1 जुलाई 2025 से मंजूरी मिली है। इसके बाद अनुसंधान विकास और अन्वेषण योजना को मंजूरी मिली है। इसके बाद में रोजगार लिंग प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिली। ठीक है, रोजगार लिंग प्रोत्साहन योजना को जो आवंटन किया गया है राशि, वो 99,446 करोड़ रुपए है। फिर योजना के तहत पहली बार काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे, उनको 15,000 तक एक महीने का वेतन दिया जाएगा। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नया नाम क्या रखा गया है? तो इम्पोर्टेंट है, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर रहा है, जिसका मुख्यालय जो होगा वो नई दिल्ली में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन दो एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी दी है? तो याद रखना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत वर्ष 24 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी की है? तो उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, 6 जुलाई 2025 को जारी की गई है। कभी कभी डेट पूछ लिया जाता है, लेकिन डेट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसी में डेट पूछा जाता है। फिर वर्ष 2025 24-25 की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा विकास खंड शीर्ष पर है? तो याद रखना, जालौन जो विकास खंड है वो शीर्ष पर है। और जनपद जो जालौन जनपद का जालौन विकास खंड रामपुरा जालौन देवकली इसका पूरा नाम है। और इसके बाद ये देवकली गाजीपुर का, और बिशुपुरा कुशीनगर का, और बड़िहान मिर्जापुर का, ये भी इसमें आते हैं। लेकिन जो शीर्ष पर है वो याद रखना, ये जालौन जनपद का जालौन विकास खंड है, ये शीर्ष पर है, क्रमशः चूंकि दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद प्रथम रैंक जो प्राप्त करता है, वैसे विकास खंडों को जो पुरस्कार राशि दी जाएगी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो 2.5 करोड़ रुपए दी जाएगी। फिर QS वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है? तो याद रखना, 54 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। ठीक है, भारत का शीर्ष जो रैंकिंग स्थान मिला है QS वर्ल्ड रैंकिंग में, वो IIT दिल्ली है, जो कि विश्व लेवल पर 123वां स्थान है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, चूंकि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में की गई है। जो EMC 2.0 क्लस्टर की कुल लागत जो होगी वो 417 करोड़ रुपए होगी। विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार में किस उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान शुरू किया गया है? तो याद रखना, मतदाताओं की पात्रता की पुष्टि के लिए इसको शुरू किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसके बाद में एरिक्सन ने अपनी पहली भारत निर्मित एंटीना प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो याद रखना, BBDNS ग्लोबल इनोवेशन पार्क जो है मानसेर हरियाणा में पड़ता है, वहां पे शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों को आपदा मोचन बलों का वार्षिक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में।
फिर इसके बाद है देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानसेर हरियाणा में है, वहां पे किया गया है। ये देश का बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। धरती आबा जन भागीदारी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाद में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग किस राज्य से शुरू किया गया है? तो याद रखना, अभी हाल ही में चर्चा में बहुत था, ये बिहार से शुरू किया गया है। और ये स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई वोटिंग में बिहार मतदान किया गया है, और बिहार में मतदान किया गया है। और देश में पहला ई वोटर मतदाता होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो विभा कुमारी को, याद रखना है। ये जो नगर पालिका है, ये पकड़ी दयाल जो पूर्वी चंपारण पर था। तो इतना डिटेल्स नहीं जाना, बस इतना याद रखना कि भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग किस राज्य में शुरू किया गया है? तो बिहार में शुरू किया गया। भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में, लखनऊ को ये नामित किया है अभी। और गैस्ट्रोनॉमी का जो अर्थ होता है वो पाक कला यानी खान पान की कला होता है। G20 शेरपा के पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, तो अमिताभ कांत थे G20 के शेरपा। और हिमाचल प्रदेश में पहली बार जो है हींग की खेती की शुरुआत कहाँ की गई है? तो याद रखना, लाहौल स्पीति में की गई है। यह किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर द्वारा शुरू किया है। विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। लेकिन पारंपरिक व्यंजन के जो सांगरी को जीआई टैग मिला है, ये व्यंजन है पारंपरिक और राजस्थान का है, याद रखना, सांगरी, इसको जीआई टैग मिल गया है। बिहार के पहले डबल डेक फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया। तो बिहार स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है, नीतीश कुमार ने इसको किया है, जो चीफ मिनिस्टर है बिहार के। यह डबल डेक फ्लाईओवर का लंबाई जो है 2.2 किलोमीटर है। फिर नगरीकरण पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो बिहार का दर्ज किया गया है 891। तो ये अभी नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर यह बताया जा रहा है, ठीक है। और इसमें जो है सबसे अधिक लिंगानुपात किसने दर्ज किया है? तो याद रखना, नागालैंड ने किया है 1668, सॉरी 1068 जो है, नागालैंड ने 1068 किया है, यानी कि। और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश ने क्रमशः 1036। और अगर यूटी में पूछ लिया जाएगा, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख में नंबर 1 स्थान आएगा, वो 1027 है। तो सबसे कम याद रखना बिहार का है 891। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कम लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा राज्य बिहार के बाद तो दूसरा नंबर पर? तो बिहार का तो 891 है, दूसरे नंबर पर सबसे कम जो लिंगानुपात देखा गया है वो महाराष्ट्र का है, 906 है। पंजीकृत जन्मों में जो लड़कों का प्रतिशत है, यानी बॉयज का जो परसेंट है, वो 52.4% है, और लड़कियों का जो परसेंट है वो 47.6% है। लोकपाल का नया आदर्श वाक्य अभी चेंज कर दिया गया है, जो मोटो था अभी कर, इसका जो मोटो रख दिया गया है ना, वो है नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजारीकरण, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो 125वीं पुण्यतिथि रही है, याद रखना, 9 जून 2025 को। राष्ट्रीय हल्दी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ गया है? तो निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा है? तो इसका एक रीजनल सेंटर स्थापित किया जा रहा है, सिगना, आगरा, उत्तर प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय जो है वो लीमा, पेरू में है, ये भी याद रखना। वर्ष 2026 में प्रस्तावित अखिल भारतीय आय वितरण सर्वेक्षण के संचालन हेतु मार्गदर्शन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो याद रखना, डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, मोस्की ने बनाया है, याद रखना, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बनाया है। 26 में जो प्रस्तावित अखिल भारतीय आय वितरण सर्वेक्षण है, उसके मार्गदर्शन और संचालन के लिए समिति गठन की गई है। नब्बे योजना की शुरुआत किसने की है? तो नब्बे योजना उत्तर प्रदेश ने ही की है, सोनभद्र में इसकी शुरुआत हुआ है। और नब्बे योजना जो है ये 16 से 18 वर्ष के जो किशोरियां हैं उनको ये इसमें कवर करता है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है व्यावसायिक प्रशिक्षण उनको देकर किशोरियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सके। फिर इसके बाद है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो याद रखना, हैदराबाद में किया है, ठीक है, हैदराबाद में किया है। त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता राज्य घोषित किया? तो याद रखना, उल्लास कार्यक्रम के तहत हुआ है। तो सबसे पहले मिजोरम और गोवा था, तो नंबर 1 मिजोरम बना था, इसके बाद गोवा बना था, तो तीसरा ये नंबर है जो उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता मिला का दर्जा मिला है, तो वो त्रिपुरा अभी बना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देश में पहली योग नीति जो है किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तराखंड ने पहली योग नीति शुरू की है। 20 लाख रुपए तक की सीमा में 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा। और 10 लाख रुपए तक की सीमा में 25% सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो समतल क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए। तो ये याद रखना, उतना डिटेल्स नहीं याद रखना, लेकिन ये याद रखना कि देश में पहली योग नीति
किस राज्य ने लागू की है, तो उत्तराखंड ने। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग ने कौन सी नई पहल शुरू की है, तो यूपीएससी ने प्रतिभा पहल शुरू की है, जिसका फॉर्म है प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन सेतु। ठीक है। याद रखना, अभी मन की बात में इस सेतु का जो है जिक्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रतिभा सेतु का उद्देश्य क्या है, तो गैर अनुशंसित योग्य उम्मीदवारों को वैकल्पिक करियर का अवसर देना है। यानी जो प्री मेंस और इंटरव्यू पर पहुंच जाते हैं और इंटरव्यू में जिनका अंतिम चयन नहीं होता है, उन लोगों के लिए जो है एक पोर्टल बनाया गया है, ताकि इस पोर्टल पर जाके जिन भी प्राइवेट कंपनियों की आवश्यकता हो वो उम्मीदवारों को ले सकते हैं। इसलिए ये पोर्टल बनाया है, प्रतिभा पोर्टल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत सरकार ने स्किल सेल रोग के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की है, तो याद रखना, भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की घोषणा की है। रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया सिटी एक्सेलरेटर कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल है, याद रखना। फिर सिटी एक्सेलरेटर कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत ये चलाया जा रहा है, रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए सिटी एक्सेलरेटर कार्यक्रम। भारत ने 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, तो याद रखना 500 गीगावाट तक का लक्ष्य रखा है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया के पहले असैन्य रक्षा मंत्री का नाम क्या है, तो याद रखना, ये अहन यू बैक इनका नाम है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मोदी जी को जो है अर्जेंटीना यात्रा कितने वर्षों में, तो याद रखना 57 वर्ष बाद कोई प्रधानमंत्री अर्जेंटीना की यात्रा किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे अभी अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं, याद रखना, जेवियर माइली से इनकी मुलाकात हुई, ये भी याद रखना कि क्योंकि कभी कभी मिलान करने को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो चेन्नई के तमिलनाडु में किया गया। और ये उद्घाटन समारोह जिस क्रूज शिप के किया गया वो याद रखना, एमवी एक्सप्रेस कार्डेलिया क्रूज शिप इसका नाम है। एमवी एक्सप्रेस कार्डेलिया क्रूज शिप इसका नाम है, जिस पर पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 30 जून से 1 जुलाई 2025 तक यह वार्ता किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर संपन्न हुई, तो मामल्लापुरम तमिलनाडु में संपन्न हुई। और ये यूनेस्को धरोहर है जहां पे संपन्न हुई है ये वार्ता। फिर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन किन देशों ने शुरू किया था, तो जो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि क्वाड देशों ने इसको शुरू किया है। क्वाड देश में कौन कौन है, भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है। 91वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो 91वां जो G7 शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कनानेस्किस जो कनाडा में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मंगोलिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना, सिर्फ इतना जेंडन सतार याद रख सकते हो, क्योंकि कितने बहुत सारे राष्ट्रपतियों की नियुक्ति की गई है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो एक छोटा सा नाम पकड़ के आप याद रखना, ऑप्शन जब आएंगे तो वहां से आप क्लिक कर पाओगे। ठीक है। इसके बाद में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है 2025 वाली, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इसको जारी किया। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वास्तविक प्रजनन संकट है। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने वयस्क अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि 36% जो वयस्क हैं वो अनचाहे गर्भधारण का सामना कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के किन राज्यों में उच्च प्रजनन दर बनी हुई है अभी भी, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसमें उत्तर प्रदेश का नाम भी है, तो बिहार और झारखंड उत्तर प्रदेश में यहाँ पे अभी भी उच्च प्रजनन दर बनी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों में निम्न प्रजनन दर बनी हुई, तो दिल्ली, केरल, तमिलनाडु में निम्न के जो है प्रजनन दर बनी हुई। विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2025 का 10वां संस्करण किसने जारी किया है, तो याद रखना, विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की जाती है। अब इसने बताया है इस रिपोर्ट में कि ऊर्जा के क्षेत्र में कुल निवेश जो है इस बार रहने की जो उम्मीद है वो 3.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर उम्मीद है निवेश की ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में, जिसमें से सबसे ज्यादा जो निवेश की जो उम्मीद है वो चीन से है। उम्मीद की निवेश चीन में है। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई, तो इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान पर कौन है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट IFN है, यानी आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। इसमें जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो प्रथम 3 स्थान पर वो है। कभी ऐसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को प्रथम 3 स्थान तक कभी कभी ऑप्शन बना के पूछ लिया जाता है कई विकल्प देकर। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 131 याद रखना। और साथ ही ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में जो सबसे निचले पायदान पर है वो पाकिस्तान है 148, तो ये भी याद रखना। ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है किस देश के द्वारा, तो इसराइल ने शुरू किया था ईरान के विरुद्ध, आप जानते होंगे। और ईरान ने फिर
इनके रिटेलिएशन में ईरान ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो है लॉन्च किया था। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट है, चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक सुरक्षा में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आईएलओ की रिपोर्ट है, इसमें सामाजिक सुरक्षा की बात हो रही है, इसमें दूसरा स्थान है भारत का। फिर इसके बाद है आईएलओ के अनुसार भारत में कितने लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज मिला है? तो 94 करोड़ लोगों से अधिक मिला है, यानी 94 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें सुरक्षा कवरेज मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां जो सत्र आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में 2 से 13 जून तक किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखो। रवांडा में किस संगठन ने स्वयं को अलग कर दिया? तो रवांडा ने अभी जो मध्य अमेरिकी राज्यों का आर्थिक समुदाय है जिसको ECCAS कहते हैं, उससे अभी रवांडा अलग हो गया है। अफ्रीकी देश है, याद रखना, रवांडा। भारतीय भारतीय और यूके वाणिज्यिक विवादों की मध्यस्थता पर तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? तो लंदन में हुआ, ये याद रखना। अमेरिका ने किस देश के परमाणु स्थलों पर हमला किया है? तो ईरान पर हमला किया है, याद रखना। और किस ऑपरेशन के थ्रू किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है इसके थ्रू किया है, याद रखना। इसके बाद में भारत, ईरान और इसराइल के लोगों को निकालने के लिए जो भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंधु, याद रखना। किस यूरोपीय देश ने ओटावा संधि से बाहर निकलने का निर्णय लिया है? तो फिनलैंड ने ओटावा एक संधि है उससे बाहर निकलने का निर्णय लिया है। इसके बाद हरदीप सिंह पुरी ने कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं बरसी पर कहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो याद रखना, कारक है आयरलैंड में, वहां पे की है। हुआ क्या था कि यहाँ पे जो एयर इंडिया की फ्लाइट 182 है, यहाँ बम विस्फोट हुआ था। इस वजह से जो हरदीप सिंह पुरी हैं इन्होंने कारक आयरलैंड में यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की है, जो भी मृतक वहां पे मृत हुई थी उनके लिए। फिर इसके बाद में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो याद रखना, भारत की रैंकिंग 71 है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, याद रखना। वर्ष 25 में इस सूचकांक में शीर्ष 3 जो देश हैं वो स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क है, याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है? तो क्रोएशिया की अभी हाल ही में यात्रा की है। और ऐसा इसलिए ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि जो, याद रखना कि भारतीय पीएम किसी भारतीय पीएम द्वारा क्रोएशिया की पहली यात्रा की है, इसलिए इंपॉर्टेंट दौरा माना जाता है क्रोएशिया की। तो ये यूरोपीय देश है क्रोएशिया, याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है? तो याद रखना, साइप्रस की यात्रा की है। और साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान जो है वो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड जो है इनको दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को साइप्रस के द्वारा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है, नेक्स्ट चलते हैं। यूनेस्को की राष्ट्रीय बेंचमार्क पर SDG 4 स्कोर कार्ड प्रगति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखना, यूनेस्को की जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम है और साथ ही साथ यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टेटिस्टिक्स इसके द्वारा जो है यूनेस्को की राष्ट्रीय बेंचमार्क पर SDG 4 स्कोर कार्ड प्रगति रिपोर्ट जारी किया गया है। वर्ष 23 में वैश्विक स्तर पर स्कूल न जाने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या कितनी है? 127.2 करोड़ अनुमानित संख्या बताई जा रही है जो स्कूल न जाने वाले बच्चे हैं। इसके बाद आर्थिकी देख लेते हैं। 1 जुलाई 2025 को किस कार्यक्रम का 1 दशक पूरा हो गया? तो याद रखना, 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुआ था डिजिटल इंडिया मिशन। अभी 1 जुलाई 2025 को इसका 10 वर्ष पूरा हो गया। फिर इसके बाद याद रखना, विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स स्कोर के आधार पर भारत की विश्व में 25.5 गिनी स्कोर के साथ सर्वाधिक समतामूलक समाज में कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। और रैंक कितनी है? जो स्कोर कितनी है वो 25.5 है गिनी स्कोर। ठीक है, ये विश्व बैंक का है, याद रखना। फिर सर्वाधिक समतामूलक समाज वाले विश्व के 3 जो शेष राष्ट्र हैं वो कौन से हैं? तो स्लोवाकिया गणराज्य है और स्लोवेनिया है और बेलारूस, ये 3 शीर्ष पे स्थान रखते हैं। ठीक है, भारत किस असमानता श्रेणी में आता है? तो सामान्य से कम असमानता श्रेणी में आता है। भारत के गिनी स्कोर 2011 में जो हुआ करती थी वो 28.8 है, लेकिन इस रिपोर्ट में 25.5 जो है स्कोर मिला है, याद रखना। इसके बाद में भारत ने किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? तो याद रखना, 2047 तक $4 ट्रिलियन से $32 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आरबीआई जारी करता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, याद रखना। इसके बाद में इसके अनुसार 2025 तक सकल जो एनपीए कितना रहा है? तो जो एनपीए सकल रहा है वो 2.3% रहा है, जबकि शुद्ध एनपीए जो है 0.5% रहा है, ये याद रखना। इसके बाद में 2024 की तुलना में मार्च 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जो एनपीए कितना गिरा है? तो वो गिरा है
3.7% पहले होता था बैंकों का एनपीए, वो 2.8% तक हो गया। तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि 2.3% जो है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अनुसार 2.3% रहा है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ये याद रखना। किस राज्य ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीदों में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक उत्तर प्रदेश ने जेम पोर्टल के माध्यम से कितने मूल्य के ऑर्डर दर्ज किए? तो ये दर्ज किया 65,227.68 करोड़ रुपए का ऑर्डर दर्ज किया है जेम पोर्टल के थ्रू। ठीक है। जेंडर बजटिंग पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय परामर्श किस मंत्रालय ने आयोजित किया है? तो याद रखना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है। और जेंडर बजटिंग पर लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो याद रखना, पोर्टल का नाम है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। फिर वर्ष 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों जो पीएसबी हैं, इनकी वार्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो निर्मला सीतारमण ने की है, जो केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री भी है। ठीक है। फिर याद रखना, जो पीएसबी है यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, जो उसका जो पीएसबी का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ कितना रहा है? तो 1.78 लाख करोड़ रुपए रहा है। कुल कारोबार अगर देखोगे तो ये 251 लाख करोड़ रुपए कुल कारोबार रहा है, जो पीएसबी है यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनकी कुल कारोबार 251 लाख करोड़ रुपए रहा है। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, याद रखना। आधिकारिक जो उद्घाटन है वो किया है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। इसके बाद है, किस कंपनी ने यूरो को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति का स्थान ले लिया है? तो सोना ने स्थान ले लिया है। तो पहले यूरो हुआ करती थी, अभी सोना ने स्थान ले लिया है। और सोने के भंडारण में यूरो से आगे निकलने की खुलासा किस रिपोर्ट में की गई है? तो ये रिपोर्ट बताता है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक रिपोर्ट ने बताया है कि यूरो को छोड़कर सोना ने विश्व जो है जो आरक्षित संपत्ति है उसमें स्थान ले लिया है। किस देश के पास सबसे अधिक सोना का भंडार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा सोने का भंडार है। नीति आयोग ने रसायन उद्योग पर किस शीर्षक से रिपोर्ट लॉन्च की है? तो याद रखना, रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना, इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग की रिपोर्ट पूछ ली जाती है तो ध्यान रखना। भारत का लक्ष्य 2040 तक रसायन उत्पादन का कितना आंकड़ा प्राप्त करना है? तो $1 ट्रिलियन आंकड़ा प्राप्त करना है। नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने बिहार में कितने अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो 4 अमृत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अब इतना डिटेल्स जानना आवश्यक नहीं है क्योंकि बिहार का न्यूज है। इसके बाद, किस संस्था ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है? तो याद रखना, नीति आयोग ही जारी करता है। वैसे एसडीजी जो इंडिया का रैंक है वो भी जारी करता है, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रों का भी एक रैंक जारी किया जाता है एसडीजी वाला, वो नीति आयोग जारी किया है। जिसमें जो है कितने प्रतिशत जिलों को एसडीजी स्कोर में सुधार हुआ है? तो 85% ने स्कोर में सुधार किया है। जिसमें से अगर देखने जाओगे तो सभी जिलों ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त कर लिया है। जिसने, तो इसमें मिजोरम ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त किया है, और सिक्किम और त्रिपुरा, तो मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, इन्होंने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त कर लिया है। किस जिले ने 81.43 के समग्र स्कोर के साथ क्षेत्र में सर्वोच्च एसडीजी स्कोर हासिल किया? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसमें मिजोरम ने सर्वाधिक यानी सर्वोच्च स्कोर, जो सबसे ज्यादा स्कोर जो प्राप्त किया है 81.43, वो मिजोरम ने किया है। मिजोरम में जो है हना हथियाल क्षेत्र है उसमें प्राप्त किया। सबसे अधिक जो है सुसंगत वर्धन किस राज्य में किया है? तो सिक्किम ने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ये याद रखना। ठीक है, और उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो है विज्ञान से संबंधित, जो भी साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है वैसे न्यूज को देख लेते हैं। ठीक है। तो भारत का पहला अश्व यानी कि इक्विन रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखना, आरबीसी सेंटर और कॉलेज मेरठ, यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, चूंकि उत्तर प्रदेश का न्यूज है। भारत अध्ययन किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत अध्ययन जो है आईएससी बेंगलुरु जो है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने शुरू किया है। यह अध्ययन किस कार्यक्रम का हिस्सा लेगी? तो लॉन्गिट्यूडनल जो एजिंग स्टडीज ऑफ इंडिया है उस कार्यक्रम का हिस्सा लेगी। और इसका भारत का पूर्ण रूप क्या है? तो भारत का पूर्ण रूप है बायोमेकर्स ऑफ हेल्दी एजिंग रेजिडेंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन। ठीक है, भारत का फुल फॉर्म है। भारत की पहली ऐसी सड़क कौन सी बनी है जहां एआई आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एटीएम लगाया गया है? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, द्वारका एक्सप्रेस वे
बन गई है, ये पहली ऐसी सड़क बनी है जहाँ पे एटीएमएस लगाया गया, एटीएमएस लगाया गया है। इसका फुल फॉर्म है एटीएमएस का, याद रखना, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। भारत का पहला अत्याधुनिक हरित डाटा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, साहिबाबाद गाजियाबाद में स्थापित किया गया। भारत में पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति किस कंपनी को मिली है, तो अनंत टेक्नोलॉजी को मिली है, जो कि हैदराबाद बेस्ड है। किस संस्थाओं के शोधकर्ताओं ने एक नवीन वन स्टेप कोलाइडल सिंथेटिक विधि विकसित की है, तो ये की है नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली का और टाटा मेमोरियल सेंटर और आईआईटी बॉम्बे, ये दोनों मिलकर ये किया है वन स्टॉप कोलाइडल सिंथेसिस विधि विकसित की है। फिर इसके बाद है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो इब्का है, इसकी पहली सभा कहाँ आयोजित की गई, तो 16 जून से, ये डेट याद रखना, 16 जून 2025 को नई दिल्ली में की गई। जिसकी अध्यक्षता किसने की, तो भूपेंद्र यादव, जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है, उन्होंने की है। और इब्का का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली में, याद रखना, इब्का का मुख्यालय है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो ENOC3 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो नीस स्थान है फ्रांस में, वहां पे किया गया। इस सम्मेलन की जो मेजबानी की गई है वो दो देश मिलकर किए हैं, एक फ्रांस है, एक कोस्टारिका है, तो याद रखना कोस्टारिका है। इस सम्मेलन की जो थीम रखी गई है वो महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों की भागीदार और कार्रवाई में तेजी लाना, इस बार की थीम रखी गई है इसकी। नेक्स्ट है, किसके द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 की रिपोर्ट जारी की गई है, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 वर्ष 24 भारत के लिए किस रूप में दर्ज किया गया है, तो सबसे गर्म वर्ष रहा है वर्ष 2024 का, याद रखना। आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है, तो असम सबसे ज्यादा प्रभावित आपदाओं से राज्य है। पर्यावरण प्रबंधन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो आंध्र प्रदेश है। पर्यावरण मैनेजमेंट में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया है शीर्ष पर, वो आंध्र प्रदेश है। जैविक कृषि के कारण कृषि में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राज्य ने किया है, तो याद रखना सिक्किम ने किया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा श्रेणी में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, तो ये गोवा ने किया है। राष्ट्रपति की एंड डी कैंप जो है नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है यशस्वी सोलंकी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो राष्ट्रपति की ये एड डी कैंप यानी एडीसी नियुक्त होने वाली ये पहली भारतीय नौसेना की महिला अधिकारी बन गई है, जिनका नाम है यशस्वी सोलंकी। फिर इसके बाद भारत ने कौन सी नई स्वदेशी मिसाइल विकसित की है, तो याद रखना एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसको शॉर्ट फॉर्म है ETLDHCM, इस मिसाइल को डेवलप किया है स्वदेशी रूप से, ये मिसाइल है, याद रखना। ये जो है DRDO ने जो है इसको डेवलप किया है। इस परियोजना के अंतर्गत यह विकसित की गई है, तो ये एक परियोजना था जिसके तहत इसको विकसित किया है, तो प्रोजेक्ट विष्णु था, जिसके अंतर्गत ये एक्सटेंड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप किया है DRDO द्वारा। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया, तो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया। और इस बार जो आयोजित हुआ है वो ला कैवेलरी है फ्रांस में, वहां पे आयोजित हुआ। सिपरी की ईयर बुक जो रिलीज की जाती है सिपरी द्वारा, उसके अनुसार जो आर्ममेंट्स डिसआर्ममेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अनुसार किसके पास कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है, तो रूस और अमेरिका के पास जो है परमाणु हथियारों का 90% हिस्सा इन्हीं दो देशों के पास में है। ऐसा सिपरी का ईयरबुक 25 का जो आर्ममेंट डिसआर्ममेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उसके अनुसार ये बताया गया है। इसके अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं, तो 180 परमाणु हथियार हैं। कितने देश जो है परमाणु संपन्न इस समय है, तो याद रखना 9 देश हैं, जिसमें से अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस है, चीन है, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इसराइल भी है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ को स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की गई है, तो याद रखना महाराष्ट्र में की है कि पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ को स्थापित करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। HIV की रोकथाम के लिए किस इंजेक्शन को मंजूरी प्राप्त हुई है, तो याद रखना इंजेक्शन का नाम है एजटुगो इंजेक्शन, इसका नाम है एजटुगो इंजेक्शन। ये HIV की रोकथाम के लिए जो है इसको मंजूरी मिली है। और किस संस्था ने इसको डेवलप किया है, तो इसको याद रखना जो मंजूरी प्रदान की गई है किसके द्वारा, तो खाद्य एवं औषध प्रशासन जो है FDA अमेरिका का, उसने इसको मंजूरी प्रदान की है। फिर है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो ICMR है, इसने कौन सी अपनी पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC सुविधा शुरू की है, तो याद रखना नक्षत्र इसका नाम है। और ये कहाँ पे शुरू की गई है, तो ICMR जो राष्ट्रीय विषाणु
विज्ञान संस्थान है पुणे में, वहां पे ये नक्षत्र जो है सुविधा शुरू की गई है, जो कि भारत की अपनी पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा है, याद रखना, जो कि आईसीएमआर द्वारा डेवलप की गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद है नक्षत्र का उद्देश्य क्या है, तो नक्षत्र का जो उद्देश्य है वो जीनोमिक निगरानी और महामारी से संबंधित तैयारी को तेज करना है। किसने जनवरी से मार्च 2025 तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदेश संकेतक रिपोर्ट जारी की है, तो याद रखना ट्राई ने जारी की है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जारी किया गया भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट। मार्च 25 तक के अंत तक भारत में कुल कितने इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या है, तो याद रखना 969 मिलियन जो है इंटरनेट उपभोक्ता है, और जिसमें से वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता 41 मिलियन है, और वायरलेस से हैं वो 927 मिलियन है, याद रखना। मार्च 25 में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की कुल की संख्या क्या थी, तो मार्च जो 25 में थी वो 944 मिलियन थी, याद रखना। बस सिर्फ इतना याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, जो भारतीय जी ट्राई द्वारा पब्लिश की जाती है, भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट, इतना याद रखना बस। इसमें ट्राई की स्थापना जो हुई थी वो 20 फरवरी 1997 को हुई थी, ये भी याद रखना। फिर इसके बाद में किस संस्थान ने डीआरडीओ के साथ मिलकर क्वांटम एंटेंगलमेंट आधारित मुक्त अंतर्जानी फ्री स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार का सफल प्रदर्शन किया है, तो आईआईटी दिल्ली ने किया है। वर्ष 2022 में भारत का पहला अंतर शहरी क्वांटम संचार लिंक किसके बीच प्रदर्शित किया गया, तो विंध्याचल और प्रयागराज के बीच में पब्लिक जो है प्रदर्शित किया गया, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ गया, तो नाम में ही है बान, ये जर्मनी में किया गया, जो जर्मनी में है बान, याद रखना। बान सम्मेलन 2025 किस संगठन के तहत आयोजित किया गया, तो याद रखना UNFCCC द्वारा ये बान कन्वेंशन आयोजित किया गया है, याद रखना। बान सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, याद रखना। किस भारतीय उद्योग ने मॉरिशस के पोर्ट लुइस का दौरा किया है, तो ये जो INS तेग है इसने मॉरिशस के कैपिटल ही है पोर्ट लुइस, वहां का दौरा किया। भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है तमाल, ये कहाँ कमीशन किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कालिनिनग्राद है रूस में, याद रखना, वहां पे इसको प्रदर्शित किया गया है, वहां पे कमीशन किया गया है। स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन जिसका नाम है जो UV है, यानी अनमेड व्हीकल जो है रुद्रास्त्र, इसका सफल परीक्षण कहा किया गया है, तो पोखरण के राजस्थान में किया गया है, याद रखना। इसको विकसित किसने किया है, तो इसको सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा इसको जो है विकसित किया गया है। यह किस प्रकार का ड्रोन है, तो याद रखना हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग है, यानी VTOL ड्रोन है। इसकी रेंज जो है 170 किलोमीटर है। फिर जो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो उलान बटोर मंगोलिया में किया गया, और ये दो देशों के बीच ही होता है, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, और इस बार 31 मई से 13 जून के बीच मंगोलिया के उलान बटोर में, जो कैपिटल है मंगोलिया की, वहां पे आयोजित हुआ। इसके भारत का अपनी तरह का पहली जो है एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण हब कहाँ स्थापित किया गया, तो चेन्नई तमिलनाडु में। और ये देख लेते हैं, जेनिफर जो है विलरिंगन सिमोन्स जो है ये पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है सूरीनाम की, याद रखना। मोदी को जो है ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना का जो है एक जो है सम्मान है उनको मिला है, की टू द सिटी, ये सम्मान दिया गया है, तो याद रखना अर्जेंटीना का ये सम्मान है, मोदी जी को मिला है, की टू द सिटी। ठीक है, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ है रियो डी जेनेरो में, डेट भी याद रखो 6 से 7 जुलाई के बीच में इसका आयोजन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, तो ब्राजील का, जिसका नाम क्या है, ग्रैंड कॉलर्स ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न फ्रांस। जितने भी प्रधानमंत्री जी को अवार्ड मिले हैं वो आप लोग एक जगह पे लिख लेना, क्योंकि कभी कभी मिलान करने को पूछ लिया जाता है। हाल ही में किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का नया CEO नियुक्त किया गया है, तो साहिल किन्नी को, याद रखना, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का CEO नियुक्त किया गया है। फिर एनलाइटन्ड लीडरशिप पुस्तक, एनलाइटन्ड जो लीडरशिप पुस्तक है ये शेरिंग टोबगे द्वारा लिखा गया है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, तो नामीबिया का भी सर्वोच्च सम्मान मिला है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विचिया मिराबिलिस। तो अजीब से नाम है, बस इतना, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट, इतना याद रखना, ताकि इतने से आप अगर ऑप्शन में आता है तो आप उसको क्लिक कर लेंगे।
फिर इसके बाद है चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किस लेखक को चुना गया है, तो शरण कुमार लिम्बाले हैं जिनको चिंथा रविंद्रन पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट खासा नहीं है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम इस बार है, ये इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखना, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। प्रिया नायर किस कंपनी के पहले महिला सीईओ बन गई और एमडी नियुक्त हुई है, तो जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है उसकी जो है सीईओ और एमडी नियुक्त हो गई है। एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 महाअभियान, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया और इसकी शुरुआत जो हुई है वो अयोध्या से हुई है। फिर मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 जो है ये साइमा वाजेद को मिला है, ये याद रखना। मोदी को फिर त्रिनाद और टोबैको का भी सर्वोच्च सम्मान मिला है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको। तो इसका नाम में ही जो जो देश का कौन सा देश है उसके सम्मान में ही इसका नाम आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक लिख के और इसके बाद स्पेस दे के नीचे ऑप्शन दे दे। फिर भारतीय नौसेना की विमान शाखा में फाइटर स्ट्रीट में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो आस्था पूनिया है, याद रखें। हाल ही में आईसीसी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है, तो याद रखा सीईओ नियुक्त किया गया है संजोग गुप्ता को। 18 से जो 28 वर्ष के युवाओं को इंटर्नशिप और रोजगार के बेहतर अवसर देने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत। ये बिहार सरकार की योजना है, तो बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमारे लिए उतना खास नहीं है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत मासिक जो इंटर्नशिप दिया जाएगा वो 4,000 से 6,000 दिया जाएगा। फिर आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने नियुक्त किया गया है, तो केशवन रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फिर एक पुस्तक है जिसका नाम है स्ट्रेटेजीज इन गेट एंड डब्ल्यूटीओ नेविगेशन, इसके लेखक है अभिजीत दास, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑन ऑफ घाना। तो याद रखना किस पूर्व भारतीय क्रिकेट को एसजेएम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, तो रवि शास्त्री को मिला। दीपिका पादुकोण को किससे सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सेलिब्रिटी बन गई है, तो द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने पहली जो है भारत की अभिनेत्री बन गई है दीपिका पादुकोण। फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 किस कंपनी को दिया गया है, तो नाइट्रो कैप स्वीडन को दिया गया है, स्वीडन की कंपनी है नाइट्रो कैप, इसको फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 दिया गया। फिर द न्यूज एज ऑफ सेक्सिज्म हाउ द एआई रेवोल्यूशन इन री इन्वेंटिंग मिसोगिनी पुस्तक की लेखिका कौन है, लोरा बेट्स, इंपॉर्टेंट खास है नहीं। हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 जून को मनाया जाता है हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सोनल मानसिंह को, इंपॉर्टेंट खास है नहीं। ब्रिटेन की सीक्रेट खुफिया सेवा M16 की पहली महिला जो प्रमुख नामित हुई है, तो ब्लेज मेट्रोवेली, याद रख सकते हैं। मेटा ने भारत में नया मैनेजिंग डायरेक्टर और बिजनेस हेड किसे नियुक्त किया है, तो अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया है मेटा ने। द स्टार्स लाइट द वे उपन्यास की लेखिका है सुचेता राज खन्ना। विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस का इस बार जो थीम रखा गया था, रक्त दे आशा दे साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। अमेरिका मेडिसिन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डॉक्टर बाबी मुक कमला बनी है अमेरिका मेडिसिन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। डॉक्टर जो ये याद रखना कि इस पद पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की ये पहली महिला है, ठीक है, ये पहले व्यक्ति हैं। अब महिला है पुरुष नाम से स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो याद रखना। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उनकी विमान दुर्घटना, तो याद रखना अभी अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई थी उसमें पूर्व चीफ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं विजय रूपाणी, इनकी विमान दुर्घटना में निधन हुई है, ये गुजरात के थे, ठीक है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया 12 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम जो रखी गई वो प्रगति अस्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना है, आइए प्रयासों से गति दें। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को सम्मानित किया गया, ये याद रखें। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए मृत्युंजय महापात्रा को वो अवार्ड मिला है, ठीक है। वरिष्ठ पटकथा लेखक और कवि जावेद अख्तर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। कैटरीना कैफ को अपना वैश्विक पर्यटन दूत नियुक्त किया है मालदीव ने, तो याद रखना। फिर हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है 21 जून को।
इसके बाद है डिजिटल भुगतान पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ये पुरस्कार मिला है, डिजिटल भुगतान पुरस्कार। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस, तो याद रखना 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं टिम बिगमोर। फिर है एटिपिकल 5 स्ट्रेटजी रूल्स फॉर आ न्यू वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं प्रतीक राज। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण जो पीएफआरडीए है, इसके नए चेयरपर्सन जो है का पदभार संभाला है शिव सुब्रमण्यम रमण। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जो मिला है उस घोषणा साहित्य अकादमी ने किया है, और ये जो अंग्रेजी में मिला है अद्वैत कोठारी को मिला है। इनका उपन्यास है सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध, इंपॉर्टेंट है याद रखना। और हिंदी के लिए जो मिला है वो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वो पार्वती तिर्की को मिला है। पार्वती तिर्की है, इसमें सही से लिखा नहीं गया है, इनका नाम पार्वती तिर्की है। और इनकी जो कविता संग्रह है फिर उगना, इसके लिए इनको मिला है हिंदी में। फ्रांस के एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है, तो देसी ऊन ने जीता है। इसके निर्देशक कौन है, तो सुरेश एरियात हैं, ये याद रखना। वाहनों में तीसरा स्थान जो है इंडिगो एयरलाइंस को मिला है, किसके लिए, तो स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड 2025 में दुनिया के कम लागत वाहनों में तीसरा स्थान इंडिगो एयरलाइंस को मिला है, याद रखना। विश्व की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का पुरस्कार जो मिला है वो कतर एयरवेज को मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस संयंत्र को हेल्थ केयर प्रमोशन श्रेणी में ग्रीन टेक सीएसआर इंडिया अवार्ड 2025 दिया गया है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है इस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जब अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाएगा तब तो ये पहले हैं शुभांशु शुक्ला, और ये मिशन जो एक्सियोम 4 मिशन के तहत ये पहुंचे थे। ठीक है, और भी इनके साथ जो गए थे वो अमेरिका थे, इनका थोड़ा ही नाम इतना याद रखो, पेगी विटसन है, और इसके बाद में सलाओस्ज, और ये विस्नी वस्की पोलैंड के हैं, और इसके बाद टिबोर कैंपो हंगरी के हैं। याद रखना, जब भी याद बात होगी तो जब कहा जाएगा स्पेस स्टेशन पे और अंतरिक्ष पे, जब अंतरिक्ष पे कहा जाएगा तो दूसरे हो जाएंगे राकेश शर्मा के बाद, लेकिन स्टेशन पर जब अंतरिक्ष स्टेशन की बात होगी तो वो पहले हैं, तो याद रखना शुभांशु शुक्ला। इसके बाद में इंडिया एनर्जी स्टैक टास्क फोर्स के मुख्य संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नंदन नीलेकणी को नियुक्त किया। अब खेल न्यूज को देख लेते हैं। किसने फिडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता, इंपॉर्टेंट है, दिव्या देशमुख ने जीता है जुलाई 25 में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 के फाइनल में किन टीमों ने, तो याद रखना बहुत ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि पहली बार कोई आईसीसी ट्रॉफी दक्षिण अफ्रीका ने उठाया था, और ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये खिताब जीता था, और ये पहला खिताब इसका था। इसके बाद में इस सबसे जो खिलाड़ी का एडन मार्करम को मिला था। और जो टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2025 का आयोजन इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरिस फ्रांस में हुआ। लगातार दूसरे वर्ष पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है, याद रखना, तो कार्लेस अल्कराज ने किया है, याद रखना। ये टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन, सिर्फ इतना याद रखना कि फ्रेंच ओपन जो है इस बार का जो पुरुष युगल में है वो तो जीता है अल्कराज ने जो स्पेन के हैं, और महिला में जीता है कोको गफ ने, इंपॉर्टेंट है याद रखना। कहाँ हुआ ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 की महिला वार्ड स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता, प्रणत नायक भारत की हैं, इन्होंने जीता। फार्मूला 1 कार रेस स्पेन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किस ड्राइवर ने जीती, तो याद रखना ऑस्कर पियास्त्री हैं, जो कि मैक्लारेन है। फिर फार्मूला 1 कार रेस कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स, तो स्पेन वाला तो याद रखना ये स्पेन जब ग्रैंड प्रिक्स होगी तो ऑस्कर पियास्त्री हैं, लेकिन जब कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स होगी तो इसमें जॉर्ज रसेल हैं जो मर्सिडीज चलाते हैं, और ये मैक्लारेन चलाते हैं, कोई गाड़ी होगी मैक्लारेन। इसके बाद में नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो अभी देख चुके हैं, बिहार में इस बार हुआ, और ये बिहार में जो हुआ हम जो लोगों को याद रखना है कहाँ हुआ, और जो बिहार स्पेशल की है हो सकता है पूछ लिया जाए, पटना, राजगीर और गया, भागलपुर और बेगूसराय, इन 4 जिलों में आयोजित किया गया। इसका शुभंकर याद रखना गज सिंह है, 158 पदक जीतकर तालिका में प्रथम स्थान महाराष्ट्र ने रखा, जबकि दूसरा स्थान हरियाणा का था, और उत्तर प्रदेश इस तालिका में 7वां स्थान में कुल 52 पदक जीता। खेलो इंडिया बीच गेम्स पहला संस्करण इसका आयोजन हुआ, इंपॉर्टेंट है, घोगला बीच जो कि दादरा और नगर हवेली दीव में पड़ जाता है, वहां पे हुआ। ठीक है, इसका शुभंकर जो था
खेलो इंडिया बीच का, वो शुभंकर था पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन है, और 14 पदक जीतकर इंपॉर्टेंट है, पहला स्थान प्राप्त किया है मणिपुर ने। ठीक है। फिर आईसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले धोनी 11वें जो है भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन टूर्नामेंट यूएस ओपन 2025 कहाँ संपन्न हुआ, तो याद रखना काउंसिल ब्लफ्स है, आयोवा यूएसए में पड़ता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। पुरुष एकल स्पर्धा का विजेता कौन बना, तो आयुष शेट्टी। चूंकि इंपॉर्टेंट ये हो सकता है क्योंकि आयुष शेट्टी भारत के हैं, तो ये बैडमिंटन टूर्नामेंट यूएस ओपन का विनर एकल, जो पुरुष एकल है उसमें विजय हासिल की है आयुष शेट्टी ने। जबकि उप विजेता जो बने हैं कनाडा के हैं, ब्रायन यांग है। महिला वाले में एकल में जो विनर रही हैं वो बेई वेन झांग रही हैं, यूएसए की हैं। और उपविजेता जो तन्वी शर्मा रही हैं भारत की, तो इसमें उपविजेता है, इसलिए ये भी पूछा जा सकता है। 18वीं इंडिया प्रीमियर लीग जानते होंगे, पहली बार जो है इसको पहला खिताब जिसने आरसीबी ने जीता। ये 10वां इस बार की जो आयोजन था वो 10वां था। और इसमें जो फाइनल मैच हुआ था वो गुजरात और आरसीबी के बीच में हुआ, गुजरात हार गई थी। और जो मैच में फाइनल मैच में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था वो कृणाल पांड्या को, जो कि आरसीबी के ही खिलाड़ी थे। जो सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कप दिया जाता है वो साई सुदर्शन को दिया गया, गुजरात के हैं। 759 रन इन्होंने बनाया। और सर्वाधिक जो विकेट के लिए पर्पल कैप दिया जाता है वो भी गुजरात के ही खिलाड़ी रहे, प्रसिद्ध कृष्णा, उनको दिया गया, 25 विकेट इन्होंने लिया। आईपीएल के इतिहास में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं, याद रखना। ये 14 वर्ष के हैं। तो ये था हमारा जो पहला वीडियो। आगे हम एक्सप्लेन जो भी होगा वो लेके आएंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। और याद रखना वीडियो को आप लोग मतलब ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन अंतिम समय के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।